हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका तनु क्लासेस 8 को में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और एक ही वीडियो में पूरा थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा क्योंकि चैप्टर आपका शॉर्ट है। तो चलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो चलिए सबसे पहले आपको समझना है कि जनसंख्या संगठन क्या चीज होता है यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या चीज होता है। देखिए, जनसंख्या को लिंग के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर, आयु, शिक्षा, जाति या फिर जीवन प्रत्याशा के आधार पर उसको वर्गीकृत करके, उसका बंटवारा करके उसके बारे में जानना, उसके बारे में विश्लेषण करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या संगठन से प्राप्त जानकारी विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। जैसे कि लिंग के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन कर स्तरीय जाति के आरक्षण को सुनिश्चित किया जाता है। जैसे कि यहाँ लिंग के आधार पर आप क्या किए? जनसंख्या का मतलब अध्ययन किए, तो यही तो कहलाता है जनसंख्या संगठन। लेकिन इससे क्या होगा कि स्तरीय जाति से मतलब क्या? स्तरीय जाति को कितना आरक्षण देना है, कितना नहीं देना है, ये बात फिक्स हो गया, ये बात सुनिश्चित हो गया। तो ये एक तरह से मतलब जनसंख्या जो एक तरह से जनसंख्या संगठन है, ये विकास की परियोजनाओं को सुनिश्चित करने में क्या होता है? मददगार होता है, सहायक होता है। ठीक है, जनसंख्या संगठन से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता के बारे में पता चलता है। ये कैसे भाई? मैंने आप लोगों को बताया कि जनसंख्या संगठन जो है वो शिक्षा के आधार पर अगर आप जनसंख्या का वर्गीकरण करके, उसका बंटवारा करके, उसका अध्ययन करेंगे तो ये बात क्या कहलाती है? जनसंख्या संगठन कहलाती है। लेकिन शिक्षा के आधार पर यहां अगर आप जनसंख्या का वर्गीकरण अध्ययन करेंगे, उसका करके वर्गीकरण करके उसका बारे में जानेंगे तो क्या पता चलता है कि कितना जनसंख्या साक्षर है, कितना निरक्षर है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो यही है एक तरह से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता। लेकिन जनसंख्या संगठन से जो पता चलता है वो गुणात्मक विशेषता के बारे में पता चलता है कि एक तरह से जनसंख्या में कौन कौन से गुण मतलब भरे हुए हैं। ठीक है, यानी जनसंख्या संगठन से जनसंख्या की गुणात्मक विशेषता के बारे में पता चलता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या संगठन क्या चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं, लिंग अनुपात लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो क्या होता है? देखिए, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। या जनसंख्या में प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या या प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, जनसंख्या में पुरुष और स्त्री के बीच के जो अनुपात होता है, उसके पुरुषों और स्त्रियों की संख्या की जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं? लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कहते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला होता है, लिंग अनुपात निकालने का दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या अपॉन स्त्री की जनसंख्या गुना क्या कर दिया है? 1000 कर दिया, यानी 1000 कर दिया। ठीक है, जैसे कि लिंग अनुपात निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन भारत में जो फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं, जो फॉर्मूला लागू किए जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि लिंग अनुपात का दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पश्चिमी देशों में कई देशों में ये लागू किए जाते हैं, लेकिन भारत में कौन से फॉर्मूला लागू किए जाते हैं? देखिए, भारत में जो फॉर्मूला लागू किए जाते हैं ये लागू किए जाते हैं लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000, यानी स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन पुरुषों की जनसंख्या गुना 1000 करने से क्या होगा कि लिंग अनुपात निकल जाएगा। और ये फॉर्मूला कहां अप्लाइड होता है? भारत में, यानी हमारे प्यारे भारत में ये फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जनसंख्या लिंग अनुपात क्या होता है ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज है या एक तरह से याद रखने की चीज है, ज्यादा भास्ट चीज नहीं है, इसलिए आप लोग एक तरह से ध्यान से सुनिए और ध्यान से मतलब एक तरह से नोट बनाते हुए जाइए तो अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का कारण, यानी स्त्री का लिंग अनुपात क्यों प्रतिकूल है? देखिए, इसका मुख्यतः कारण जो है सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न स्तर या फिर घरेलू हिंसा, ये सब जो कारण है, ये सब घरेलू हिंसा, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, उसके बाद स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ, ये सब क्या है कि ये सब जो कारण है इस तरह के लिंग अनुपात को प्रतिकूल बना देता है। ठीक है, अब सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न स्तर ये कैसे बना देता है? देखिए, समाज में स्त्रियों को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है जिस कारण स्त्रियां अपने आप को एक अच्छा स्तर पर खड़ा नहीं, आर्थिक स्तर पर खड़ा नहीं कर पाती है। यानी आर्थिक तंगी, गरीबी झेलनी पड़ती है, स्त्रियों के पास इतना पैसा नहीं रहता है, इतना मतलब एक तरह से संसाधन नहीं रहता है कि वो मतलब एक तरह से समाज में एक तरह से अच्छा आर्थिक स्तर पर अच्छा जीवन गुजर बसर कर सके। वही बात आपको यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्रियां अपने आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर खड़ा नहीं कर पाती है क्योंकि सामाजिक स्तर पर उसका निम्न स्तर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्त्रियों का लिंग प्रतिकूल होने का कारण, यानी लिंग अनुपात क्यों प्रतिकूल है, यानी एक तरह से अच्छा क्यों नहीं है? प्रतिकूल का मतलब होता है बुरा स्थिति। ठीक है, यानी स्त्रियों की लिंग अनुपात बुरा स्थिति होने का कारण है ये सब। ठीक है, अब दूसरा जो कारण है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस। ये क्या होता है कि स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा का कारण स्त्रियों के लिए अनुपात प्रतिकूल होगी, यानी घरेलू हिंसा मतलब एक घर में एक तरह से स्त्रियों को
गौण निगाह से देखा जाता है। गौण का मतलब होता है नीचा निगाह, ठीक है। इसके प्रति मतलब एक तरह से जो सो बात कही जाती है। अगर वो कोई गलती कर दिया तो उसके बारे में बहुत सारी बात कह दी जाती है। अगर वही कोई पुरुष अगर कोई गलती कर दिया उसको इतना बात नहीं कहा जाता जितना मतलब कोई स्त्री को कहा जाता है। यही हो गया आपका घरेलू हिंसा, यानी घर में भी उसको मतलब एक तरह से बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है स्त्रियों को, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा करते हैं। और ये घरेलू हिंसा भी स्त्री का लिंग अनुपात को प्रतिकूल बनाने में कहीं ना कहीं इसको मुख्य भूमिका निभाती है, ठीक है। अब है आपका स्त्री भ्रूण हत्या यानी फीमेल फोर्टिसाइड। ये भी आपका एक तरह से स्त्रियों के लिंग अनुपात को डायरेक्टली प्रभाव करता है, यानी डायरेक्टली अफेक्ट करता है। स्त्री शिशु भ्रूण हत्या यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये भी आपका एक तरह से स्त्रियों का लिंग अनुपात को प्रतिकूल होने में काफी एक तरह से भूमिका निभाती है। अब आपका लास्ट जो है एक तरह से स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ। ये क्या होता है कि प्राकृतिक लाभ जैसे जैविक लाभ। जैविक लाभ का मतलब होता है जैसे खेत से प्राप्त लाभ, यानी खेती करके कृषि करके जो लाभ प्राप्त होता है उसको कहते हैं जैविक लाभ, ठीक है। उसी को प्राकृतिक लाभ भी कहते हैं। यानी स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ मिलती है पर समाज में भेदभाव के कारण वह भी उनसे दूर हो जाती है, अर्थात लाभ नहीं मिलता। यानी ये जो है प्राकृतिक लाभ यानी जैविक लाभ स्त्रियों को मिलती है, लेकिन समाज में ऐसा भेदभाव उत्पन्न हो गया है, ऐसा भेदभाव चलता है कि ये भी लाभ जो है उसके हाथ से मतलब बाहर निकल जाता है, ये फायदा भी नहीं ले पाती है स्त्रियां, जिसके कारण उसकी जो लिंग अनुपात है उसका लिंग अनुपात क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया, यानी एक तरह से बुरा स्थिति में आ गया। ये सब कारण है स्त्रियों के लिंग अनुपात का प्रतिकूल होने के कारण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का क्या क्या कारण है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में आपको बताया जा रहा है कि विश्व जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन का औसत लिंग अनुपात यानी एवरेज सेक्स रेशियो जो है वो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। देखिए आपको यहाँ एक तरह से बढ़िया से आपको अंडरलाइन करके नोट बनाते हुए जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। इसलिए आप लोग को एक तरह से नोट बनाते हुए जाना है। यानी विश्व जनसंख्या के बारे में बात की जा रही है, औसत लिंग अनुपात यानी एवरेज सेक्स रेशियो जो है विश्व में 100 स्त्रियों पर कितना पुरुष, 102 पुरुष है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात लातविया यानी लातविया का जो राजधानी रीगा है, रीगा के बारे में एक तरह से लातविया के बारे में कही जा रही है कि सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वह कहां है, लातविया में दर्ज किया गया है, जहां 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। कितना स्त्री पर पुरुष कितना, 85, ठीक है। यानी 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है, ठीक है। कहां, लातविया के बारे में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। लेकिन दुनिया में सबसे कम अर्थात निम्न लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष दर्ज किया गया। कितना अंतर आ गया, ठीक है। यानी यहाँ क्या है कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में निम्न लिंगानुपात है, यहाँ की जो स्त्रियों की संख्या है यानी 100 स्त्रियों की संख्या पर 311 पुरुष की संख्या को दर्ज किया गया है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूरा पूछने के चांस हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए। अब आगे बढ़ते हैं यूएनए के बारे में, यानी यूएन और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। यानी 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल यानी फ्रेंडली, अनुकूल यानी फ्रेंडली कोई दिक्कत नहीं यानी अच्छा माहौल है, ठीक है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अच्छा स्थिति, ठीक है। यानी 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल फ्रेंडली है, जबकि 72 देशों में प्रतिकूल यानी एडवर्स है, ठीक है। ये कौन कर रहा है, यूएनओ की रिपोर्ट कर रहा है, यूएनओ का रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब एशिया के बारे में बताया जा रहा है आपको। एशिया में जो लिंग अनुपात है यानी निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, रूस हो गया, सऊदी हो गया, सऊदी अरब हो गया, चाइना, हमारा प्यारा भारत, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, ये सब क्या है कि एशिया के मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जहां मतलब लिंग अनुपात जो है, क्षेत्र लिंग अनुपात जो है वो क्या है, निम्न है। एशिया के अंदर में ये सब देश आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको कोई भी देश दे देगा कि एशिया के में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो आपको सही आंसर लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि एक तरह से अनुकूल का मतलब जो होता है जैसे कि अनुकूल लिंग अनुपात वाले देशों में स्त्रियों के अनुकूल स्थिति यानी अच्छी स्थिति में होती है, जबकि प्रतिकूल लिंग अनुपात वाले क्षेत्र की स्थिति प्रतिकूल होती है। अनुकूल का मतलब होता है अच्छा माहौल, ठीक है। यह आपको ब्रैकेट में यह मैंने बता दिया कि अच्छी स्थिति यानी अनुकूल स्थिति, ठीक है। यानी निम्न लिंग अनुकूल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में स्त्रियों की जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, उसका कोई एक तरह से जैसे कि जहां अगर लिंग अनुपात अगर कम रहेगा, जैसे हरियाणा के बारे में अगर बात किया जाए, हमारा एक स्टेट हमारे देश के एक राज्य है हरियाणा, वहां लिंग अनुपात सबसे ज्यादा मतलब क्या है कि स्त्रियों की लिंग अनुपात बहुत ज्यादा बहुत मतलब कम है और पुरुषों की संख्या मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण वहां लिंगानुपात असंतुलन में आ गया और वहां ये परिणाम निकलता है कि बहुत ज्यादा रेप होते हैं, ये वो बहुत सारा बात होते रहती है लड़कियों के साथ, ठीक है, यानी महिलाओं के साथ। यानी अनुकूल लिंग अनुपात वाले देशों में स्त्रियों की संख्या ये लिंग अनुपात क्या होती है, अच्छी होती है, जबकि प्रतिकूल लिंग अनुपात वाले क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या प्रतिकूल होती है। आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर, अब ये क्या होता है, देखिए आयु संरचना जो होता है आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये इसका काम क्या है कि आयु संरचना का काम क्या है
है कि आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर उसको बंटवारा कर उसको शो करना, उसको प्रदर्शित करना, उसको दर्शाना, इसका काम है आयु संरचना का यानी स्ट्रक्चर का। अर्थात आयु संरचना अलग अलग आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या संगठन का ये एक प्रमुख सूचक है, यानी जनसंख्या संगठन का ये एक क्या है, प्रमुख सूचक है, यानी ये मेन इंडिकेटर है। ठीक है, जैसे कि आयु संरचना में 3 वर्ग को दर्शाया जाता है, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग। ठीक है, अब ये बाल वर्ग यानी चिल्ड्रन क्लास, मैच्योर क्लास, उसके बाद ओल्ड क्लास, यानी 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 0 से 14 वर्ष के बच्चे को कौन सा वर्ग में रखा गया है, बाल वर्ग में रखा गया। 15 से 59 वर्ष के जो आदमी है, जो जनसंख्या, उसको कौन सा वर्ग में रखा गया, प्रौढ़ वर्ग यानी मैच्योर क्लास में रखा गया। 60 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या उसको कौन सा वर्ग में, वृद्ध वर्ग में यानी ओल्ड क्लास में रखा गया। ये क्या है, मतलब आयु संरचना 3 वर्ग के रूप में जनसंख्या को विभाजित करती है। ये वर्ग 3 वर्ग इस प्रकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूं तीनों वर्ग आपको समझ में आ गया होगा कि 3 वर्ग क्या क्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया जा रहा है कि आश्रित जनसंख्या यानी आश्रित जनसंख्या किसको कहते हैं। आश्रित का मतलब होता है आश्रित, एक तरह से दूसरे पर निर्भर रहना। ठीक है, आश्रित का मतलब ये होता है दूसरे पर निर्भर रहना, अपने से मतलब कोई चीज नहीं कर पाता, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि यह वर्ग बाल वर्ग है, दूसरों पर आश्रित यानी निर्भर रहता है। तथा इसके अंतर्गत वृद्ध वर्ग भी आती है। वृद्ध जो 60 से पार कर गया, 60 वर्ष से पार कर गया, जिसका एज, जिसका उम्र, वो भी क्या है, वृद्ध वर्ग में आ जाते हैं। वो भी कोई कामकाज नहीं कर पाते हैं। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे का उम्र कितना है, कितना वर्ष, 0 से 14 वर्ष, ये भी कोई कामकाज नहीं कर पाते, जिसके कारण ये दूसरे लोग पर निर्भर रहते हैं, दूसरे लोग पर आश्रित रहते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, आश्रित जनसंख्या कहा गया है। इसको एक अलग नाम दिया गया है, आश्रित जनसंख्या। अब आगे बढ़ते हैं कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या का मतलब यह होता है कि 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, क्योंकि यह जनसंख्या कार्य में संलग्न रहती है, यानी काम में लगे हुए रहते हैं। इसे अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं, यानी कार्यशील जनसंख्या का दूसरा नाम क्या है, अर्जक जनसंख्या, क्योंकि ये अर्जित करते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग क्रियाओं को करके, अलग अलग काम को करके आय का अर्जन करते हैं, जिससे इसको क्या कहते हैं, अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या क्या है, 15 से 59 वर्ष के अंतर्गत जो भी जनसंख्या आते हैं, ये अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ये लोग काम करते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है, कार्यशील जनसंख्या कहा गया। ठीक है, अब आगे है आपका आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या होता है, देखिए, यह जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को दर्शाता है, यानी आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। आयु लिंग संरचना का अर्थ जो होता है अलग अलग वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। ठीक है, यानी लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर जनसंख्या को एक तरह से शो करना, कितना पुरुष है कितना स्त्री है, तो ये किसका काम है, आयु लिंग पिरामिड का काम है। जनसंख्या पिरामिड के आकृति जनसंख्या की विशेषता को दर्शाता है, प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यानी जनसंख्या पिरामिड का जो आकृति होता है, जो साइज होता है, वो क्या दर्शाता है, जनसंख्या की यानी पॉपुलेशन की विशेषता को, प्रॉपर्टी को बताता है, दर्शाता है। ठीक है, अब आगे कैसे क्या बताता है, देखिए, पिरामिड जो होता है, पिरामिड में प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग जो होता है, यानी जो ये बायां भाग हो गया, एक तरह से ये जो बायां भाग हो गया यानी पुरुषों की संख्या को यानी प्रतिशत को दर्शाता है, और दायां भाग जो हो गया वो किसको दर्शाता है, स्त्रियों का संख्या या फिर स्त्रियों का प्रतिशत को शो करता है, दर्शाता है। कौन, किसमें, पिरामिड में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयु लिंग पिरामिड क्या होता है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां कमेंट कर सकते हैं। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि स्थिर जनसंख्या यानी फिक्स्ड पॉपुलेशन क्या होता है। देखिए, जब मृत्यु दर जन्म दर के समान हो जाता है तो जनसंख्या परिणाम स्वरूप स्थिर हो जाता है, यानी रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्थिर जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, यानी आप यही वर्ड से पता लगा सकते हैं कि स्थिर का मतलब होता है रुक जाना, यानी आगे बढ़ना ना पीछे घटना। ठीक है, यानी पीछे आना या फिर आगे बढ़ना, मतलब एक तरह से एक पॉइंट पे जाके रुक जाता। क्यों, क्योंकि जन्म जो है, जन्म दर जो है, और जन्म दर और मृत्यु दर अगर समान हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर अगर समान हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि एक तरह से जन्म दर यानी बोर्न रेट जो कम, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट अगर समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जनसंख्या ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जनसंख्या फिक्स्ड पॉपुलेशन यानी स्थिर जनसंख्या। ठीक है, अब स्थिर जनसंख्या समझ लिया, अब आगे पढ़ना है ह्रासमान जनसंख्या। यह ह्रासमान जनसंख्या क्या होता है, डेक्टिनिंग पॉपुलेशन क्या होता है, जब पिरामिड का आधार संकीर्ण यानी आधार जो है संकीर्ण यानी पतला, यानी एक तरह से छोटा साइज का, यानी संकीर्ण मतलब क्या होता है कि एक तरह से चौतरफ से मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, संकीर्ण हो, और जो है एक तरह से और शीर्ष जो है सुंडाकार हो, तो क्या होता है कि ह्रासमान जनसंख्या को इंडिकेट करता है। जब, या फिर दूसरा भाषा में समझ लिए कि जब जन्म दर निम्न और मृत्यु दर उच्च हो, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या घटती है, डिक्रीज होती है, जिसे क्या कहते हैं, ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ह्रासमान जनसंख्या कहते हैं। जैसे
जैसे जापान की जनसंख्या भारासमान जनसंख्या, या भारत को टाइप कर दिया, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, भारत नहीं होगा, ठीक है। यानी जैसे जापान की जनसंख्या जो है ह्रासमान जनसंख्या, यानी जापान की जनसंख्या अब क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां जो जन्म दर है निम्न हो गया है मृत्यु दर से, वहां मृत्यु दर ज्यादा हो गया और वहां जन्म कम लेते हैं बच्चे जापान में, जिसके कारण उसका जनसंख्या घट रही है, जिसको क्या कहेंगे, ह्रासमान जनसंख्या कहेंगे। और जापान की सरकार ने मतलब बहुत सारी कोशिश की है, बहुत सारे परियोजना, बहुत सारे प्रोजेक्ट लागू किए हैं, जिसके कारण जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है कि जनसंख्या को मतलब बढ़ाया जा सकता है। वहां एक तरह से बहुत बड़ा यह मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ा एक तरह से सिर दर्द वाला मुद्दा बन चुका है, क्योंकि वहां की जनसंख्या घट रही है, ठीक है। जापान के बारे में कहा जा रहा है कि वहां जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, तो वहां अभी भी लंगड़े और लूले मतलब बच्चे पैदा होते हैं, मतलब उसका असर अभी तक भी है। यानी 1945 में अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, एटॉमिक बम, उसका असर अभी भी देखने को मिलता है, ठीक है। यानी जापान में बहुत सारे क्रियाक्रम हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे, उसका हिस्ट्री भी बहुत एक तरह से प्रभावशाली है, उसका हिस्ट्री भी पढ़िएगा तो बहुत एक तरह से दिलचस्प भी है और प्रभावशाली भी है। जब पढ़िएगा तो एक तरह से खुशी भी होगी, एक तरह से गम भी होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं साक्षरता के बारे में। साक्षरता क्या चीज होता है? देखिए, किसी भी देश या प्रदेश का साक्षरता का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। यानी साक्षरता जो होता है, यानी साक्षरता का मतलब क्या होता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कितना पढ़े लिखे हैं, कितना ज्ञानी है, तो ये क्या करता है कि सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। यानी इसी के आधार पर कोई भी मतलब एक तरह से ये जज कर सकता है कि यहाँ का समाज आर्थिक रूप से कितना विकास कर रहा है, साक्षरता के आधार पर। वही बात आपको कहा जा रहा है, किसी भी देश या प्रदेश साक्षरता का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही है, दोनों ही है, यानी ये दोनों हो सकता है। आर्थिक विकास का कारण, आर्थिक विकास का कारण क्या है? आर्थिक विकास का स्तर, साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही हो सकता है, दोनों ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लाइन आपको बढ़िया से समझना है, ये लाइन आपको उतार लेना, ठीक है। ये देखिए, सारे लाइन आपको उतारना है, क्योंकि जो नोट से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो पीडीएफ में जितने सारे चीज पढ़ाए जा रहे हैं, सबको नोटेबल है, सबको नोट करने का जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि व्यावसायिक संरचना, यानी जनसंख्या अर्थात कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं? 15 से 59 वर्ष के जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। यानी कार्यशील जनसंख्या अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, यानी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया से क्या होता है कि व्यावसायिक संरचना का निर्माण होता है। यानी व्यवसायिक संरचना एक तरह से बिजनेस नेटवर्किंग होता है, जिसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विभिन्न क्रियाएं। विभिन्न क्रियाएं क्या क्या है भाई? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रिया। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है, कभी कभी आप लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि प्राथमिक क्रिया में कौन सा क्रिया आएगा, द्वितीयक तृतीयक क्रिया में कौन सा क्रिया आएगा, चतुर्थक क्रिया में कौन सा क्रिया आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, प्राथमिक क्रिया में कौन कौन से क्रिया आते हैं? जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी यानी बागवानी हो गया, तथा खनन क्रिया, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया। यानी कार्य का जो, यानी क्रिया का जो अलग अलग कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। और द्वितीयक क्रिया में कौन कौन से आते हैं? जैसे विनिर्माण को, यानी विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। तृतीयक क्रिया कौन कौन सा हो गया? जैसे व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ये सब क्या है? तृतीयक क्रिया है। अब आगे है आपका चतुर्थक क्रिया। ये इसमें कौन कौन से क्रिया आते हैं? जैसे अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकी जैसे काम को चतुर्थक क्रिया वर्ग में रखा गया। अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी जैसे काम को चतुर्थक क्रियाओं के वर्ग में रखा गया है। उम्मीद करता हूं आपको चारों कैटेगरी, चारों वर्ग समझ में आ गया होगा। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया और चतुर्थक क्रिया के विभिन्न कैटेगरी, विभिन्न एक तरह से वर्ग, ठीक है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि ग्रामीण नगरीय संगठन, यानी जनसंख्या को ग्रामीण और नगरीय रूप में वर्गीकृत कर क्या कहते हैं? अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अक्सर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, यानी लगे हुए रहते हैं। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या मतलब ज्यादा है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में स्त्रियां कम है और पुरुष ज्यादा है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि लोग जो है प्राथमिक क्रियाओं में लगे संलग्न रहते हैं, यानी प्राथमिक क्रिया में लगे रहते हैं। प्राथमिक क्रिया का एग्जाम्पल क्या दिया मैंने भाई? अब यहाँ दिया कि जैसे कि कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, खनन क्रिया होगा, खनन क्रिया हो गया, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। और ये ग्रामीण नगरीय संगठन क्या होता है? यानी ग्रामीण और नगर के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना, उसका यानी ग्रामीण और नगर के आधार पर जनसंख्या को बंटवारा करके उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाएगा। अब आगे आपको पढ़ना है, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या से कारक है भाई? देखिए, आर्थिक कारक, जन्म दर और मृत्यु दर, ये सब क्या है? लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जैसे कि आर्थिक कारक कैसे हैं? यानी अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं होती है जो रोजगार उपलब्ध करा सके, जिस कारण पुरुष नगर की ओर पलायन कर जाते हैं और लिंग अनुपात में चेंजिंग आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ये आर्थिक व्यवस्था जो है एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत मुख्य भूमिका निभाती है लिंग अनुपात को प्रभावित करने में, ठीक है। अब हो गया जन्म दर, यानी
जन्म दर लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है मृत्यु दर। विकासशील देश में यानी विकासशील देश में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी एक तरह से डिसबैलेंस आ जाता है विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण। ये सारे तीन कारक है, तीन फैक्टर हैं जो लिंग अनुपात को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं। ठीक है, आर्थिक कारक, जन्म दर और मृत्यु दर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा चैप्टर को जो जितना भी थ्योरी है पूरा चैप्टर कंप्लीट करा लिया जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ, प्लीज आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। हाँ, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। देखिए लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या क्या होता है, ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रिया, ये सब क्या होता है उसका कैटेगरी में हम लोग पढ़े। साक्षरता, व्यवसाय संरचना क्या होता है, ह्रासमान जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े। आयु, लिंग पिरामिड, कार्यशील जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या। आयु संरचना में 3 वर्ग होते हैं, कौन कौन से वर्ग, बाल वर्ग, प्रौढ़ वर्ग, वृद्ध वर्ग, ये सब के बारे में पढ़े। आयु संरचना क्या होता है, अनुकूल लिंग अनुपात क्या होता है, एशिया में निम्न लिंग अनुपात वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, रसिया, सऊदी अरब, चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यूएनओ द्वारा रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या, मतलब एक तरह से वहां की जनसंख्या का अनुपात कैसा है। 139 देशों में स्त्रियों का जो अनुपात है वह फ्रेंडली यानी अनुकूल है। उसके बाद जनसंख्या यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो होता है उसका लिंग यानी एवरेज सेक्स रेशियो क्या है, लिंग औसत लिंग अनुपात क्या होता है, यानी एक तरह से स्त्रियों के प्रति जो लिंग अनुपात निम्न है ये क्या क्या कारण है, यानी स्त्रियों का लिंग अनुपात प्रतिकूल होने का क्या क्या वजह है, क्या क्या कारण है, क्या क्या मतलब एक तरह से काउज है, वो सब के बारे में पढ़े। भारत में लिंग अनुपात निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड किए जाते हैं वो फॉर्मूला पढ़े। उसके बाद लिंग अनुपात का फॉर्मूला पढ़े। 2 फॉर्मूला होते हैं, एक फॉर्मूला पश्चिमी देशों में लागू किया जाता है, एक फॉर्मूला हमारे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, 2 फॉर्मूला होते हैं लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो निकालने का। सेक्स रेशियो क्या होता है ये सब के बारे में पढ़े। जनसंख्या संगठन क्या होता है ये सब के बारे में हम लोग पढ़े। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो वहां आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। सर हम लोग को ये चीज समझ में नहीं आए, प्लीज आप दोबारा बताइए, तो वहां आपको एक तरह से पूरा एक तरह से कमेंट करके मैं बता दूंगा ऐसा ऐसा चीज होता है। ठीक है, तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट की जा रही है, आप लोग प्लीज शेयर कर दें अपने वीडियो और दोस्तों में एक तरह से, और अपने दोस्त भी जुड़ जाए तो अच्छी बात होती है, क्योंकि उन लोगों को एक तरह से फायदा पहुंचेगा। और प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। और चैनल पर नए बार आते हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को विजिट करना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।